Namaskaram. I am Kasturi Murali Krishna, bringing you this episode of Conversations with Sri Milan Prabhat Gunjan. So, Milan Prabhat Gunjan is the son of the famous poet, lyricist Sri Neeraj Gopal Das Saxena. Those who love him know him as Neeraj. So, the moment you hear the name of Neeraj, you remember the beautiful songs फूलों के रंग से दिल की कलम से and many such songs like कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे and शोखियों में ढोला जाए फूलों का शबाब. So not one, there are so many. ताकत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है. Such beautiful film songs. Besides film songs, he is such a great poet. He is known as a poet first, then lyricist later. So आज हमारे साथ श्री मिलन प्रभात गुंजन जी है, जो नीरज की बायोग्राफी लिखा हुआ है, उसके जीवन चरित्र लिखा हुआ है. ये स्वयं नीरज जी के पुत्र है, तो नीरज जी को इनसे ज्यादा करीब कोई जान नहीं सकता. तो इसीलिए आज हम मिलन प्रभात जी से बात करेंगे और जितना हो सके उतना जानकारी उनसे लेंगे मिलन प्रभात जी के बारे में और नीरज जी के बारे में एज अ पोएट, एज अ लिरिसिस्ट एंड एज अ फादर. सो नमस्कार मिलन प्रभात गुंजन जी. नमस्कार जी. वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ कन्वर्सेशंस. सो पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बाद में आप अपना बाल्य, अपना जीवन वो बताइए. आपको कैसे महसूस होता है कि आप इतना महान पोएट एंड गीतकार की बेटा है? मैं बहुत पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज इनवाइट किया यहाँ पे और हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं. जानेंगे पापा के बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में, जो मैंने लिखा है उसके बारे में. मेरा सौभाग्य कहूँगा मैं कि मैं नीरज जी का बेटा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बात को रियलाइज़ होती है. आप जब साथ रहते हैं तो आप तो एक पिता की तरह ही देखते हैं कि एक पिता है, जैसे कि अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे ही होता है. मगर जब आप बाहर जाते हैं और स्टेज पे देखते हैं कि किस तरीके से उनको सम्मान दिया जा रहा है, किस तरीके से लोग उनके को गुरुजी भाई और महर्षि और राज ऋषि और कविश्री और सब उपाधियां देते हैं, और उनका सबसे आखिर में रखा जाता था प्रोग्राम कि भाई पहले लोग और निकल जाएं, जिससे लोग बैठे रहे, हॉल खाली ना हो, इसके लिए उनका प्रोग्राम बात को रखा जाता था. तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता था. तो ये चीज़ें रियलाइज होती हैं जब आप साथ में जाते हैं. घर पर रहते हुए तो आपको सिर्फ एक पिता की डांट भी सुननी पड़ती है, प्यार भी मिलता है, चीज़ों के लिए आप डिमांड करते हैं, वो चीज़ें भी आती हैं, कभी कभी नहीं आती हैं, रोना धोना सब कुछ होता है. मगर जब आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो क्या शख्सियत है आदमी जिसके आप बेटे हैं, तो अपना सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है. तो अ, बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैं उनका पुत्र हूँ. अब आप ये बताइए कि आपका बाल्य कहाँ से कैसे गुजरा, और आपका जैसे आप एक महान पोएट के बेटा है ये मालूम होने के बाद आप लिटरेचर को कैसे देखे और लिटरेचर को कैसे पढ़ा, और आप खुद एक कवि है, सो उसके बारे में भी बता दीजिए. ये बचपन मेरा जन्म जो था कानपुर में हुआ था, 1 जून को. और कानपुर में कुछ दिन रहने के बाद हम लोग अलीगढ़ आ गए थे. अलीगढ़ में मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो सारी अलीगढ़ में हुई है. तो मैंने वहाँ से ही इंजीनियरिंग किया. इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक रबर फैक्ट्री करके है बरेली में, वहाँ 6 महीने मैंने काम किया. उसके बाद 1976 में मैं बीएचएल में चला गया, और बीएचएल में रिटायरमेंट होने तक मैं 2012 तक वहीं था. तो एज ए जनरल मैनेजर वो वहाँ से रिटायर हुआ. बाल काल में मैं ये देखता था कि वहाँ पे अलीगढ़ जो शहर है उसमें बहुत सारे साहित्यकार हैं. वहाँ से बहुत ज़्यादा साहित्यकार निकले हैं, क्योंकि वो एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ के जो लोग थे शायर काफ़ी फेमस शायर हुए हैं. शहरयार थे, जावेद अख्तर हैं, और शायद शकील साहब भी पढ़े हैं, जोश मलावादी, ये सारे शायर वहीं के हैं. जो कैफी आजमी वगैरह सारे लोग वहाँ कुछ ना कुछ उन्होंने पढ़ा है यूनिवर्सिटी से. तो अक्सर घरों पे मैं देखता था कि महफिल जमती थी. शाम को लोग आते थे, पापा के पास बैठते थे,
जो नया लिखा होता था पापा सुनाते थे, जो लोग आते थे वो सुनाते थे। तो मुझे अपनी याददाश्त में जो याद है वो तो एक शहरयार साहब थे, एक राही मासूम रजा थे, और एक रविंद्र भ्रमर थे। ये लोग जो थे ये अक्सर अक्सर ही शाम को होती थी, तो उनके साथ बैठकें होती थी। उसके बाद अलीगढ़ में प्रदर्शनी में हमेशा एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। तो उसमें जितने भी कवि आते थे वो पहले हमारे यहाँ ही रहते ठहरते थे आके। शाम को सारे लोग इकट्ठे ही जाते थे। तो उसमें उस वक्त के जो कवि थे, रमानाथ अवस्थी जी थे, देवराज दिनेश थे, वीरेंद्र मिश्र थे, सोम ठाकुर थे, काका हाथरसी थे, निर्भय हाथरसी थे, और बच्चन जी थे। बच्चन जी तो एक ही दो बार आए हैं, बाकी बाकी कवि तो अक्सर ही वहाँ पे आया करते थे। तो मैं साहित्यिक माहौल था तो थोड़ा सा झुकाव तो उस तरफ था ही, उसको देखते हुए कि जब इतना ज़्यादा साहित्यिक माहौल है तो उसमें, तो उस वक्त लिखना तो मैंने शुरू नहीं किया था, मगर ये था कि किताबों से शौक हो गया था पढ़ने का। तो मैं दो तीन पॉकेट बुक्स का रेगुलर मेंबर बन गया, किताबें आती थी पढ़ता था मैं। अच्छे अच्छे राइटर्स को, कृष्णचंद्र को, ख्वाजा अहमद अब्बास को, इस्मत चुगताई को, इन सबको पढ़ा। फिर वो बचपन में जैसे होता है कि वो तिलिस्म की कहानियां होती थी, तो देव देवकीनंदन खत्री, देवदास खत्री, इन सबकी कहानियां भी, सारे नॉवेल्स पढ़े। तो एक साहित्यिक माहौल रहता था। तो उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग किया, अच्छा, इसके बाद मेरे को गाने का शौक था। तो आखिर में आके इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था, लास्ट ईयर था, तो पापा ने कहा तुम गाना सीख लो। तो फिर मैंने एक साल शास्त्रीय संगीत भी सीखा। तो उसमें भी मेरे को मतलब गाने का मुझे शौक था कि कोई भी अगर कोई गाना गाया जाता था तो मैं उसको सुना सकता था उसके बाद ही, मेरे को उस वक्त इतना था। तो पापा अक्सर प्रोग्राम में आते थे तो मैं भी कभी कभी चला जाता था। तो वहाँ अगर कोई कहता था कि तुम पढ़ोगे, तो मैं कहता था हाँ पढ़ दूंगा। तो उसमें पापा की कविता एक हुआ करती थी, गंगा की कसम जमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, अब एक कदम बस एक कदम बदलेगा जमाना बदलेगा। ये मैं खूब जोर से सुनाया करता था, बड़ा मुझे शौक था, सुनाता था मैं। आज प्रोग्राम में भी एक बार सुनाना पड़ेगा उसको। उसको तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि पूरा याद नहीं, वो बचपन की बात थी। थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो उसके बाद मुझे याद है कि मैं गया लाल किले में, एक कवि सम्मेलन था। हम्म, तो उसमें शास्त्री जी उस वक्त अध्यक्षता कर रहे थे, रेलवे मिनिस्टर थे। हम्म, तो वहां पे कविता पढ़ी गई और गोपाल प्रसाद व्यास जी उसकी वो थे, वो करा रहे थे। तो उसमें शास्त्री जी की बेटी ने शायद एक कविता पढ़ी थी। तो गोपाल प्रसाद व्यास जी ने कहा कि गुंजन तुम भी पढ़ोगे, मेरा निकनेम गुंजन है। तो मुझे कहते गुंजन तुम पढ़ोगे, मैंने कहा हाँ पढ़ लूंगा। तो फिर वही मैंने कविता वहां सुनाई थी। तो फिर उन्होंने मुझे 10 रुपए का वो दिया था पारितोषिक, कि ये लो तुम्हारे पैसे। तो वो कविताएं मैं सुनाता रहा। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर लिया तो ये हुआ कि अब मुझे क्या करना है। तो पापा ने एक बड़ा सही सी बात बोली, उन्होंने कहा कि भाई देखो, कविता करना आसान नहीं है, हम्म, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इसके अंदर। मैं ये है कि अगर तुम्हें शौक है इसमें तो मैं तुम्हें कुछ कविताएं लिख के दे देता हूँ, जो शुरू में तुम पढ़ना, उसके बाद तुम अपने आप लिखना शुरू कर दोगे। हम्म, मगर स्ट्रगल बहुत है, ये सोच लो। आसानी से आप चाहो कि अ, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, वैसा मुमकिन नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। हम्म, तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, फिर इंजीनियरिंग ही करता रहा। माँ नहीं चाहती थी कि मैं इस लाइन में जाऊं। क्यों? उसकी रीजन ये था कि पापा अक्सर ही बाहर रहते थे, अक्सर ही बाहर रहते थे वो। मतलब ये होता था कि वो आए, 2 दिन रहे, उसके बाद चले गए, फिर आए, 1-2 दिन रहे, फिर चले गए। तो अक्सर ही अकेलापन रहता था। हम्म, अब मैं अकेला हूं तो फिर ये था, मैं और माँ सिर्फ रह जाते थे घर पे। हम्म, तो बड़ा, बहुत बड़ा घर, उसमें हम दो अकेले, पापा है नहीं। तो उनको ये था कि भाई क्या, तुम जाओगे, तुम ऐसे ही रहेगा तुम्हारा भी, तो तुम अपना एक सेट होके बैठो। तो हम्म, मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसमें चला गया, मैं इंजीनियरिंग किया। तो फिर उसके बाद सारा कुछ चीज़ें भूल गए हम, फिर हम्म, इसी में लग गए। तो अपने वहाँ पे अपनी प्रोग्रेस अच्छी की, उस पर पापा भी खुश थे कि भाई तुमने अच्छा किया। और
उसके बाद मैं रिटायर हुआ जब, उसके बाद थोड़ा बहुत फिर मैंने कहा कि अब चलो पुरानी चीज़ें देखते हैं, तो लिखना थोड़ा बहुत शुरू किया। हम्म, उसी वक्त मैंने ये किताब लिखनी शुरू की थी। हम्म, ये किताब जो मैं है पापा की, हम्म, नीरज की यादों का कारवां, हम्म, ये मैंने तभी लिखी थी। तो मैंने पापा से कहा था कि पापा आप इसकी भूमिका लिख देना, तो उन्होंने कहा हाँ तुम लिखो। फिर मैंने उनको पढ़ के भी सुनाया, क्योंकि बहुत मैंने देखा बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं पापा के ऊपर, मगर मेरे को लगा कि जो मैं बता पाऊंगा शायद और लोग नहीं बता पाएंगे। नहीं बता सकते। तो इसलिए मैंने वो किताब लिखी, उनको पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी है, तुम लिखो इसको। हम्म, पर वही है कि भूमिका वो नहीं लिख पाए। उससे पहले 2018 में उनकी डेथ हो गई। हम्म, तो उसके बाद छपी किताब, तो ये पेंगुइन से छपी है, यादों की, नीरज की यादों का कारवां। हम्म। तो इसमें मैंने सारा बचपन से लेके, उनके बचपन से लेके अपने बचपन से सब कुछ लिखा है इसके अंदर। और जो आप लिखा है, जो चीज आपने बताए हैं, वो बहुत आश्चर्यजनक है। ताकि जी हम नीरज जी को एक पोएट जैसा जानते हैं और फिल्म लिरिसिस्ट जैसा जानते हैं, लेकिन जो उनके बचपन में वो किस दौर से गुजरा है और क्या क्या काम करके पैसे कमाने के लिए फिर वो किस मुकाम पे पहुंच गया है, यह बहुत अद्भुत रीति में लिखा है। उसके बारे जी। में थोड़ा बताइए। यानी वही था कि पापा जब 6 साल के थे, तो उनके फादर की, मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। तो घर में इतना ज़्यादा तो पैसा वैसा था नहीं। तो 4 भाई, पापा 3 भाई और हैं पापा को मिला के, तो 4 लोग थे। पापा दूसरे नंबर के। तो ये था कि अब भाई घर पे बड़े भाई जो थे वो 8 साल के थे, ये 6 साल के, बाकी सब 4 और 2 इस तरह से थे। नहीं, सबसे छोटे 22 दिन के थे जब डेथ हुई थी। तो उसमें ये था कि भाई घर पे इतना तो नहीं हो पाएगा, तो आप जो है वो जाओ बुआ के पास पढ़ लो। तो बुआ हमारी एटा में रहती थी, पापा की बुआ। तो उनके पास पढ़ने गए दोनों लोग। वहां पे मगर कुछ ऐसा हुआ कि वो उनको नहीं लगा, तो दोनों भाग के आ गए। वो भी लिखा था आपने। वहां में लिखा, वो दोनों भाग के आ गए। उसके बाद फिर हुआ कि अब क्या किया जाए, तो लगा कि भाई किसी ना किसी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पापा अकेले अपने वहाँ गए और पढ़ा उन्होंने, हाई स्कूल किया वहाँ से। और और वो इंसिडेंट बताइए, जो 1 मार्क का इंसिडेंट। ये वहाँ पे क्या था कि पैसे तो कम थे ही। तो और जो फूफा जी थे वो 5 रुपए भेजा करते थे दादी को खर्च के लिए, बाकी ये लोग थे, पापा पढ़ते थे वहाँ पे। तो स्कॉलरशिप इनको चाहिए होता था जिससे कि वो आगे की पढ़ाई कर लें। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनका 1 मार्क कम आया, स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल हो गया। तो वो गए अपने टीचर के पास। टीचर बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, गाते बहुत अच्छा थे, सब कुछ था। तो कि मेरा 1 नंबर बढ़ा दो। तो उन्होंने कहा नहीं गोपाल, नंबर नहीं बढ़ाऊंगा मैं, आप जो है मैं आपकी फीस जमा कर दूंगा। क्योंकि शॉर्टकट नहीं, तुम अगर गलत काम शुरू से करना शुरू कर दोगे तो फिर आगे भी तुम्हारी आदत बन जाएगी। तो शॉर्टकट नहीं है, मैं तुम्हारी फीस करूंगा, तुम पढ़ो। स्कॉलरशिप की उन्होंने जम ऐसे फीस जमा करके कर दिया। और फिर वो अपने, तो उसके बाद उन्होंने लिखा भी था, एक दिन भी जी अगर तू ताज बन कर दी, अटल विश्वास बन कर जी, मत पुजारी बन यहाँ भगवान बन कर दी। तो वही उनका रहा कि जो भी काम वो किया उन्होंने, पापा ने, वो कोशिश यही की कि वो टॉप पे पहुंचे। और उन्होंने ये करके दिखाया कि कहाँ से पहुंचे हुए, जब घर पे खाने के पैसे नहीं हैं, आप इस अभाव में जी रहे हो। उसके बाद वो वहाँ पहुंचे, जब वालकट यहाँ पे दिल्ली में शाहदरा में नौकरी करते थे। हम्म। तो 40 रुपये 60 रुपये मिलते थे शायद। सिक्सटी तो सिक्स उसमें रुपीज 40 रुपये वो भेज देते थे घर पे माँ दादी को, हम्म, और 20 रुपये में उन्हें चलाना पड़ता था खर्चा। तो वो एक वक्त पूड़ी खाते थे दोपहर में, हम्म, जिससे कि पेट भारी रहेगा तो रात को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका पेट जो है वो खराब हो गया। जिंदगी भर का उनको रोग लग गया उसका। उनका पेट कभी भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि सालों साल उन्होंने यही किया, ये सब हम्म। दोपहर में खाया और रात का गोल कर दिया। मगर वो दूसरों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, दूसरों के लिए जिए, अपने भाइयों को पढ़ाया,
सबको जो भी हेल्प हो सकती थी वो किया, माँ की बहुत सेवा की, हम्म, सबके लिए उन्होंने किया। और वही था कि जब वो, क्या होता है कि जब आदमी अलग रह जाता है, माँ का प्यार, जब 6 साल की उम्र में माँ का प्यार भी नहीं है, भाई से अलग हैं, अलग रह रहे हैं, तो शायद वो कुछ अभाव प्यार का रहा होगा जो उनके दिल में हमेशा रहा। क्योंकि वो हमेशा अपनी कविताओं में प्यार की ही बात करते थे यस। कि बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। वाह। हम्म, वो उन्होंने ये लिखा, बाकी एक नहीं दो नहीं हजारों भागी मेरे प्यार में, हम्म, मैं उनका हो गया जिनका कोई भी नहीं था। इस हम्म, तरह की कविताएं, मतलब जो प्यार की कमी थी वो उन्होंने इस तरीके से अपने उसमें परिलक्षित की है कविताओं में, कि जो उनको नहीं मिला था। हम्म, तो अब उनको हर एक चीज मिली, जो भी वो जहां तक जा सकते थे वो पहुंचे। और उनको कहा ही गया, उन्होंने, क्या कहते हैं, सुमित्रानंद पंत जी ने उनको कहा, दिनकर जी ने उनको अश्वघोष कहा, और उनको सारे अवार्ड भी मिले, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, अ, गीत श्री मिला, यश भारती मिला, जो भी अवार्ड हो सकते थे वो मिले। हम्म, उसके बाद अपना मंगलायतन यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे वो, जीवन पर्यंत चांसलर थे वो। हम्म, मिनिस्ट्री में भी उनको, मुलायम सिंह यादव की उसमें मिनिस्ट्री भी रहे, भाषा संस्थान के अध्यक्ष रहे, कैबिनेट रैंक का उनको पद मिला, तो उसका भी उन्होंने देखा कि क्या होती है मिनिस्ट्री में। उसके अलावा फिल्मों में, फिल्मों का आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हम्म, फिल्मों का, जब एक बार गीत गुंजन समारोह हुआ था बॉम्बे में, हम्म, उसमें पापा गए थे, तो वहाँ पे इनका एकल पार्ट था। हम्म, तो एस बी चौहान उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर, शायद चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के। हम्म, उन्होंने उनको 5,000 का वो चेक दिया था उस वक्त। हम्म, वहाँ पे आए थे आर चंद्रा। हम्म। उन्होंने सुना, आर चंद्रा जी जो थे वो अलीगढ़ के ही हैं, भरत भूषण का भाई है ना वो? भारत भूषण के बड़े भाई। हाँ। तो उन्होंने पापा से कहा कि आप आइए फिल्मों में लिखिए। हम्म, तो फिल्मों में लिखने के लिए पापा ने कहा कि मैं अभी ऐसे तो एक फिल्म के लिए तो आ नहीं सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी कविताएं जो हैं वो अ, दीजिए, तो हम उसको करते हैं। तो फिर पापा ने कविताएं भेजी थी। एक मिनट एक मिनट, हम अभी आता हूँ, क्योंकि बाहर कोई नल को ऑन करके चले गए, पानी जा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। सॉरी सॉरी, कुछ कोई लोग नहीं, अरे कुछ नहीं। इतना इरेस्पॉन्सिबल होते हैं कि पानी जी, की कुछ कदर नहीं है इन लोगों को। जब नहीं होगा पानी तब मालूम पड़ेगा। अब सॉरी, अब कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो उसमें वही बता रहा था मैं कि चंद्रा चंद्रा जी, जी ने कहा आर तो, चंद्रा जी। हाँ चंद्रा जी ने, तो उसमें पहली फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, जिसके लिए पापा ने गाने भेजे थे। वो गाने थे, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, देखती रहो आज दर्पण न देखती तुम। ही रहो दर्पण न तुम। ये ये पूरा सारे पहले गाने, लिखा हुआ कविताएं हैं। ये पहले की कविता है, हम्म, क्योंकि उसमें रोशन ने जिसको म्यूजिक किया था। हम्म, तो पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो चाचा चा थी, हम्म। जिसमें वो था, सुबह ना आई शाम ना आई किस दिन वो तेरी हम याद, न थी, वो तुम न थी, वो रह वो गुजर हम न प्यारी। थे, वो रह गुजरती प्यार की। ये दो थे। तो हम्म, उसके बाद फिर सिलसिला चलने लगा फिल्मों का। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि मैं जब पैदा हुआ उसके बाद घर में पैसे की कमी नहीं हुई। हम्म, तो पापा, सारे घर वाले मुझे बहुत लकी मानते थे इस मामले में। हम्म।
कि जिस जगह थे हम, हम्म, कानपुर से उठ के हम अलीगढ़ आए और सब कुछ फिर मिला हमको, तो पापा बहुत लकी मानते थे मुझे कि हाँ भाई तुम, इस मामले में तुम्हारे से ही हमारा भाग्य जो है बढ़ा है। हम्म, कभी कभी ऐसा होता है कि हम्म, बच्चे से होता है। होता है। और तो अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाके, मैं कहीं पढ़ा कि वो पैसे के लिए नदी में कूद के लेते थे। वो किस्सा, वो कितना कष्ट उठाया, वो एक बार बताइए। नहीं, उसमें क्या था कि इटावा में रहते थे ये लोग, हम्म, तो सारे बच्चे हुड़दंग मचाते थे। तो नदी में रोजाना नहाने जाते थे, पास में ही नदी थी तो उसमें यमुना में नहाने जाते थे। तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग ब्रिज क्रॉस करते थे पहले हम्म, ट्रेन से, तो कुछ ना कुछ सिक्का फेंकते थे पानी में। हम्म, तो ये लोग क्या करते थे, वो ब्रिज के नीचे गोता लगाते थे और मिट्टी उठा के बाहर लेके आते थे। उसके बाद देखते थे उसमें कितने सिक्के हैं। हम्म, तो इतने सिक्के इन लोगों के इकट्ठे हो जाते थे कि अपना जेब खर्च जो होता था वो निकल जाता था। हम्म। ये किया करते थे क्योंकि घर से तो पैसा मिलना नहीं था। और क्या क्या काम करता था पैसे के लिए? क्या क्या काम किया उन्होंने, स्टॉल भी लगाया उस पे, हम्म, सिनेमा हॉल के पास हम्म, पान बीड़ी सिगरेट का स्टॉल भी लगाया। हम्म। अभी ये पढ़ के बहुत आश्चर्य हुआ मुझे, हाँ क्योंकि अब हमारे दृष्टिकोण में नीरज जी एक महान कवि है, जी। लेकिन वो बचपन में कितना कष्ट उठाया, इसलिए हमारा एक बार बताइए, वो डिटेल तो बताइए। ये तो था ही, इसके अलावा क्या था कि हम्म, टाइपिंग बहुत अच्छी थी पापा की। हम्म, अभी भी जब 60 70 जब सब कुछ हो चुका था, तब भी वो उनका 60 वर्ड या 70 वर्ड वो अपने कर लेते थे। तो हम्म, टाइमिंग बहुत अच्छी थी। तो अ, वहाँ पे जो कचहरी थी, वहाँ पे टाइपिस्ट के लिए वो जो अर्जी वगैरह टाइप करनी होती ना, हम्म, उसके लिए बैठते थे वो। टाइपिंग मशीन तो थी नहीं। हम्म, तो वो एक दुकान थी, वहाँ पे टाइपराइटर किराए पे मिल जाते थे उनको, कि भाई आप ले जाओ, जितना आपको मिलेगा उसका मेरे को 1/3 या 1/4 जो भी है वो आप मुझे दोगे। हम्म, तो ये ले जाते थे। तो कचहरी थी दूर बहुत, तो टाइपराइटर कंधे पर रख के ले जाना, दिन हम्म, भर टाइप करना, फिर आके टाइपराइटर लौटाना, हम्म, उसके बाद पैसे देना उनको, फिर घर आना। हम्म, तो ये डेली का रूटीन था। हम्म, तो ये सारा कुछ था। और एक ये भी था कि उसके बाद जब शादी हुई मेरी हम्म, माँ से, उसके बाद भी कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। हम्म। क्योंकि माँ का भी भाग्य उनके साथ जो ऐसा जुड़ा कि कभी भी पैसे की कमी हुई नहीं फिर। लेकिन आपको कैसे महसूस होता है ये सब किस्से सुनते? अगर कभी एक पूरा, क्या बोलते, सच नहीं मान सकते, क्योंकि इतना महान हाँ कवि है। हाँ हाँ। वही, वो खुद जब बताते थे तो था, और हम्म, फिर माँ बताती थी। हम्म, माँ अपने बताती थी कि हम लोग किस तरीके से टांगा चलवाते थे, उसका किराया आता था, उससे हम्म, होता था। एक वक्त खाना खा लिया, दूसरी वक्त नहीं खाया। कानपुर में ये हालत थी। हम्म, और उसके बाद जब ठीक होना शुरू हुआ तो फिर लेक्चर जैसे ही बने, उसके बाद फिर कोई, और कब हम्म, सम्मेलनों में जाना जब शुरू किया, हम्म। तो फिर कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन आप बोलते हैं कि वो टाइपराइटर अच्छा तरह जानते हैं टाइपिंग करना, हाँ। फिर वो कविताएं लिखते थे या टाइप करते थे? नहीं, कविताएं तो लिखते थे, लिखते थे। कविताएं लिखते थे। और- और जब लिखते थे तो फिर उस वक्त उनसे बात आप कर नहीं सकते हो। कैसा? अब बिल्कुल वो रात को उठे, आप देखो तो पापा घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, हम्म, गए और अपने कुछ लिखा, फिर घूम रहे हैं। हम्म, क्योंकि जब विचार आता था तो फिर वो ये नहीं कि रात है या दिन है, कुछ भी है, हम्म, फिर वो शुरू हो जाते थे लिखना। हम्म, और उस वक्त अगर आप सामने से निकल जाओ तो वो आपको नहीं पहचानेंगे। हम्म, उस वक्त नहीं, उनको कुछ भी नजर आता था। आप बात करो तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो क्योंकि वो जब आता है तो एल्हाम जिसको बोलते हैं वो, तो फिर ऐसे ही होता है। तो वो हम्म, देखा है हमने, रात को 2 2 बजे हम्म, घूम रहे हैं कमरे के अंदर और अपने। तो कष्ट बहुत सहे, मगर हाँ जब एक बार, क्योंकि कंठ बहुत अच्छा था हम्म, पापा का, जो स्टाइल था और जो गाने का और जो कविता का सार था और जो गाने का स्टाइल था, वो दोनों बहुत ही, गला भी बहुत ही सुरीला था। हम्म, हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि नशे में आदमी को डुबो दे, हम्म, इस तरह का खुमारी सी रहती थी। तो बहुत ही हम्म, देखा है मैंने किस तरीके से लोग पगला जाते थे, हम्म। तो वो सुनाया करते थे। तो आपको कुछ सुनाते थे घर में उनकी घर कविताएं? में हाँ बात को फिर सुनाते थे, हम्म, बात को।
बताते थे। लिखने के बाद। हाँ, हम्म, सुनाते थे वो। जैसे गीत का है, अगर गजल जैसे लिखी, गीत का लिखी, तो फिर सुनाई, देखो ये लिखी। बचपन में तो नहीं सुनाई, बचपन में तो वही थे जब उनके जो साथ में रहते थे लोग, उनके साथ ही हम्म, होता था। मगर जब मैं बड़ा हो गया तब गया, जैसे मैं बीएचएल से जब नौकरी कर रहा था, तो हम होली, दिवाली और गर्मियों की छुट्टियों में या तो वो आ जाते थे या हम वहाँ हम्म, जाते थे। तब जो लिखा होता था वो सुनाते थे, देखो गुंजन ये लिखा है मैंने, हम्म। कैसा है क्या है। और तो जब भी आप ये बुक लिखने के शुरू कर दिया, अब कैसे चला बुक लिखने का? अगर आप रेफरेंस किए, अब ऐसे बात करें, या आप अपने कैसा लिखा, उसका मटेरियल कैसे आप इकट्ठा किया? नहीं, पापा से बातें तो होती रहती थी, बचपन के बारे में पूरा उनका हम्म, बताते रहते थे कि ऐसे ऐसे था। हम्म, उसके बाद किताबों में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, और जो घटनाएं फिल्म में की हुई वो उन्होंने खुद बताई कि ये ऐसा हुआ। हम्म, बाकी जिसमें मैं खुद ही रहा साथ में, तो वो तो मुझे मालूम ही है, या जो मेरे सामने हुई हम्म, वो तो मैं देखा ही। क्योंकि जब से याददाश्त संभाली, तो पहले तो जैसे चीज़ें नहीं याद हैं, हम्म, पहले तो मुझे जो बताया गया वही मुझे मालूम है। हम्म, जब मैं 5-6 साल का था, जैसे मेरी माँ ने बताई या दादी ने बताई कि तुम्हें इस तरीके से एक थप्पड़ पड़ा था, तुमने ये चीज़ तोड़ी थी, तुमने ये किया था, तुमने हम्म, वो किया था, वो तो उन लोगों ने बताया। हम्म, मगर जो मेरी याददाश्त में है, जो मेरे साथ हुआ, वो तो मैंने जो देखा है वही लिखा है। हम्म। और जब आप उनकी कविताएं पढ़ते थे, तो आपको जी। कैसे महसूस होता था कि ये मेरे सामने एक आदमी है जिसको मैं बचपन से जानता हूँ, लेकिन जब कविता वो लिखते हैं, वो अलग आदमी, और उसका एक्सप्रेशन पूरा चेंज होता है? कैसे महसूस होता था आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता था, मगर क्या है, इतनी समझ नहीं थी। मैं सही बात बोलूँगा आपको, हम्म, कि उसका अर्थ पूरी तरीके से हम समझ ही नहीं पाए। हम्म, बात ज्ञान हुआ तब समझना शुरू किया हम्म, कि कहाँ बात कही जा रही है और इसका मतलब क्या है। हम्म। और तो आप उनको जो आपका पसंदीदा कविता कुछ सुनाइए उनका, क्योंकि आप बुक लिखने में तो रेफरेंसेस दे दिए, जहाँ जी, जहाँ उसको संदर्भ के अनुसार जी। आप रेफरेंस दे दिए, लेकिन आपका पसंदीदा क्या कविता है जो आप सुनाना नहीं, चाहते जैसे हैं? उनका है, जो मुझे याद है वो तो ये है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, वाह। हम्म, जितनी बारी गठरी होगी उतना चिंतित प्यार, हम्म, जब तक मंदिर और मस्जिदें, मुश्किल हम्म, में इंसान रहेगा, हम्म, हाथ मिले और दिल ना मिले तो ऐसे में नुकसान रहेगा। हम्म। तो अब इसको अगर वैसे आप, मैंने तो बहुत जल्दी सुना दी, अब वो सुनाएंगे तो वो रुक रुक के सुनाएंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा हाँ, वो कि कैसे हाथ मिले। सुनाएंगे, उसका इमिटेट करते हुए बताइए। आप देखे ना, बहुत बार देखे होंगे। हाँ, वो नहीं, कैसे वो मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगा। हम्म, हाँ, तो मैं आपको दूसरा सुना दूंगा एक। तो हम्म, इसमें जैसे बात है ना, हाथ मिले और दिल ना मिले तो ऐसे में नुकसान रहेगा। अब आप इसको समझिए कि भाई आपने ऊपर से तो हाथ मिला लिया, मगर आपको दिल नहीं मिला तो क्या फायदा, क्या हम्म, है ना। तो वो चीज़ बात को समझ में आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। हम्म। या वो था, चुप रहो तो अनुभूति बोले, आंगन का द्वार खुलता नहीं बाहर से खोले। वाह। अब आप इसको समझिए तो लगेगा कि हाँ भाई, अंदर से जब तक आप नहीं कुछ करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। हम्म, या मामत हो नाराज की मैंने खुद ही मैली की न चुनरिया। वाह। हम्म, तो उसको उन्होंने रूपक जो दिए हैं वो अलग ही हैं। या छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गंवाने वालों, वाह। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। वाह। ये अगर आप वैसे सुने तो अलग ही अलग मतलब है। मतलब जो चीज कही गई है उसको अगर आप डीपली सोचेंगे हम्म। तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या बात कह दी। और जब वो फिल्मों में लिखना शुरू कर दिया और मशहूर होने लगे, तब आप उनके गाने सुन के कैसे? हाँ, तो बहुत अच्छा लगता था वो जब आते थे गाने हम्म, रेडियो पे, तो एकदम सारा वातावरण शांत हो जाता था, सुनते रहते थे उनका। तो अभी भी यही होता है, जब कहीं सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि, क्योंकि गाने भी ऐसे हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है।
और ये भी जानकारी हुई कि आप गाते भी हैं, आप भी हाँ, मैं बताए। गा लेता हूँ। तो उसका आपका पसंदीदा गाने गा के सुनाइए थोड़ा। वो सुनाता हूँ। पहले मैं, आपने कविता कही थी तो मैं कोशिश हम्म। करता हूँ। हम्म। पापा की कविता सबसे बड़ी, जो सबसे मशहूर कविता कही जाती है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गुबार देखते रहे। ये बहुत ही मशहूर कविता है उनकी। या ये 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 पिक्चर में जो यूज उपयोग किया वो चार ही पंक्ति है और कुछ नहीं, है? बहुत है, बहुत है। वो जो पिक्चर में सिनेमा में उपयोग नहीं किया, सिनेमा बहुत है। वो जो सिनेमा में उपयोग नहीं किया वो बताइए ना। सिनेमा, ये था शायद, क्या शबाब, नहीं, ये सिनेमा में है, क्या शबाब था क्या फूल ये फूल भी है, प्यार कर नींद भी उठा। खुली न थी, ये भी है। हम्म, मांग भर चली की एक जब नई नई किरण, ये भी ये है। भी है। आँख थी मिली, ये भी है। एक रोज एक चांद जब, ये भी है। ये सारा है पूरा। चार पंक्तियां हैं। पांच पूरी है चार। ये। पूरी पांचवा है। क्या है? पांचवा नहीं है। मैं एक ये था ना, आँख थी मिली मुझ कि मुझे की अश्रु बीन लूं, ये नहीं है शायद। ये ये नहीं नहीं लिखा। है, हाँ वो सुनाए। आँख थी मिली मुझे कि अश्रु अश्रु बीन लूं, हम्म। होठ थे खुले कि चूम हर नजर हसीन लूं, दर्द था दिया गया कि प्यार से यकीन लूं, और गीत यूं कि रात से चिराग छीन लूं, हो सका ना कुछ मगर शाम बन गई शहर, वह उठी लहर कि ढह गए किले बिखर बिखर, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे पिटे, पिटे। दांव गांठ के गवा बाजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये पिक्चर में चेंज किया गया है। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दूं, चांद की सवार लूं, होठ थे खुले के हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया के हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। कार दूं, ये ऐसा है। चेंज कर दिया इसको। ये चेंज कर दिया। हम्म। तो और ये था। और प्रेम पुजारी के जैसे गाने थे, जो फूलों के रंग से। फूलों, वो मैं आपको सुना देता हूँ। हम्म। या वो सुना देता हूँ, एस टी बर्मन वाला, प्रेम के पुजारी। सांसों की सरगम कई कई बार। वाह। लेकिन उसका शब्द का प्रयोग शुद्ध हिंदी शब्द है, और जब ये उर्दू उपयोग करता था तो शुद्ध उर्दू। तो हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें और वो सारे ही शब्द हिंदी के बड़े हिंदी के सारे, नहीं तो उर्दू के। नहीं, हम्म। बहुत ही अच्छा और था। और जब वो फिल्मों में काम करते थे, वो क्यों फिर अब एस डी बर्मन के गुजरने के बाद और जयशंकर जयकिशन में जयकिशन के गुजरने के बाद वापस आ गए थे वहाँ काम होने के? कभी वो फील करते थे कि अरे रहना था, लिखना था, ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने कभी भी जो चीज छोड़ दी उसके बारे में कभी सोचा नहीं। हम्म। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रिग्रेट नहीं किया कि यार मैं रहता तो ठीक था, क्योंकि जो उनको मिलना था वो मिल चुका था। हम्म। भाई, फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिल गया, एक 3 बार नॉमिनेट हुए मगर नहीं मिला, तो वो अलग बात है। प्रेम पुजारी के लिए नॉमिनेट हुए, शर्मीले के लिए नॉमिनेट हुए, मेरा नाम जोकर के लिए नॉमिनेट हुए, मगर नहीं मिला। हम्म। भाई, एक बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। उसके बाद गाने जो भी लिखे वो सारे ही सारे रिपीट, हिट हो गए। सारे ही हिट हुए। अब ये था कि शंकर में जैक्सन चले गए, एस टी बर्मन चले गए, तो देवानंद का तो ये था कि आप लिखिए, आप रहिए यहाँ पे। तो पापा का ये था कि मैं अपना जो प्रोग्राम्स कर रहा हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छे हैं, हम्म। क्योंकि मैं स्टेज पर रहता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। भाई, वहां रह के आप स्टेज पर ज़्यादा नहीं जा पा रहे थे, आप सिर्फ फिल्मों में लिख रहे थे। फिल्मों से एक फायदा ये हुआ, पापा का खुद ही कहना था कि फिल्मों में लिखने से एक फायदा था कि अब मेरे को एक रिक्शे वाला भी जानता है, क्योंकि वो गाने गाता है फिल्मों के। मैं साहित्यिक उसमें था तो मुझे वो नहीं जानता था, वो सिर्फ लिटरेरी लोग जो थे वो जानते थे कि भाई हाँ नीरज जी। कौन है। हम्म। अब मुझे सारे लोग जानते हैं। मगर हाँ, स्टेज पे उनका ये था कि
मैं बड़ा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, एक छत्रराज था अभी तक इस एज में। और एक शायद एक गिनीज रिकॉर्ड भी होगा कि 75 ईयर्स तक कोई भी आदमी स्टेज पे नहीं रहा होगा अभी तक। हम्म, 93 की एज में जब पापा की डेथ हुई है, तब से, मतलब तब तक वो लास्ट प्रोग्राम एक हफ्ते पहले करके आए थे। हम्म, तो इतनी उम्र शायद किसी ने नहीं, 18 साल की उम्र से शुरू कर दिया था हम्म, और 93 तक वो करते रहे प्रोग्राम। तो उनको स्टेज पे अच्छा लगता था कि सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग, गुरुजी गुरुजी दद्दा 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 अपने करके उनके आसपास रहना और जगह जगह जाना। अब ज्यादातर क्या था कि वो या तो प्लेन से जाते थे या जहाँ से आप कार से जा सकते हैं, ट्रेन से सफर नहीं करते थे अब। हम्म। और तो कुछ किस्से सुनाते थे कि गाना कैसे बनता, गाने कैसे लिखने का होता, हम्म, म्यूजिक डायरेक्टर कुछ सुनाइए। उन्होंने बताया था कि वो जब पहली बार प्रेम पुजारी पिक्चर थी, उसके लिए स्क्रीन में आया देवानंद का कि उनको एक नया राइटर चाहिए प्रेम पुजारी के लिए। तो पापा ने उनको लेटर लिखा, क्योंकि उन्होंने, देवानंद ने एक बार कहा था कि कम आपके साथ कभी काम करेंगे, आपकी पोइट्री मुझे अच्छी लगी है। तो उन्होंने लिखा, आपने ऐसा वादा किया था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो गए वो, तो एस डी वर्मन के पास गए। तो एस डी बर्मन से उन्होंने कहा कि भाई उनको बुलाया अलीगढ़ से हमने गाने के लिए। तो एस डी बर्मन ने कहा नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, बेकार है, तुमने किसको बुला लिया, कहाँ से बुला लिया, कोई नहीं लिख पाएगा। हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप बताओ तो सही गाना कैसे क्या लिखना है, देखते हैं, अगर नहीं लिख पाएंगे तो हम वापस भेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने म्यूजिक दिया कि ये म्यूजिक रहेगा और रंगीला पहला वर्ड होना चाहिए, जाम शराब ये कुछ नहीं आएगा, और ये आप गाना लिख के लेके आओ और इस म्यूजिक के ऊपर चलेगा। और सिचुएशन बता दी कि क्या है, कि वो लड़की जो है वो विदेश में गई है, वहाँ उसका प्रेमी किसी और के साथ आता है, तो वो गाना गाती है, नाचती है, गाती है। तो पापा ने रात को बैठ के लिखा और सवेरे कह दिया देवानंद से कि वो तो लिख दिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि रात में ही लिख दिया। उन्होंने कहा हाँ हो गया। कहले नहीं पहले मुझे दिखाओ, नहीं तो आपको फिर वापस जाना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो कह देंगे जाओ। तो पापा ने जाके उनको बताया कि गाना ये है। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ, गाना तो अच्छा है, चलते हैं। फिर एस डी बर्मन के साथ गए, उनको सुनाया गाना पूरा। तो उनको भी पहले तो आश्चर्य हुआ कि आपने एक दिन में कैसे गाना लिख दिया। हम्म, हम्म। और उसके बाद जब वर्ड थे तो वो गाना था रंगीला रे, रंगीला रे तेरे मन में यू रंगा गरबा है है, मेरे मन, चली आ रे ना बुझे हैं किसी जल से ये जल जलन। से ये जलन। तो वो जल से मतलब वो शराब को जल का कह के दिया कि ना बुझे है किसी जल से ये जलन। हम्म, तो उनको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद फिर काफी पिक्चरें पापा ने देवानंद के साथ, इनके साथ की, एस डी बर्मन के साथ। हम्म। और देवानंद के साथ तो आखिर पिक्चर चार्जशीट में भी लिखा है। एक गाना लिखा था, सेंसर में, चार्जशीट में, सब में हम्म। वो एक गाना तो लेते ही लेते थे। और शंकर जय किशन के साथ जो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। उसमें भी कहानी थी, हम्म, उसमें भी राजेंद्र भाटिया थे उसके प्रोड्यूसर कन्यादान के। हम्म, तो उसमें इन्होंने कई बार लिखा, तो वो शंकर को मालूम नहीं क्यों क्या बात थी, वो हमेशा फाड़ देता था कि ये बेकार, और सेट लगे हुए हैं और वो गाना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार इसको ऐसा लिखो इस बार की, बस ये फाड़ता है, तुम इसको कर दो ऐसा कुछ। तो पापा ने कहा ठीक है, कि लिखते हैं, कह लें हाँ तुम जो मांगोगे दूंगा मैं तुम्हें, ये लिखो। तो पापा ने लिखा गाना, उनको जाके सुनाया। तो पसंद आ गया वो गाना। वो गाना था, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के फसाने बन गए, जो सवेरा रात जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई बताई सितारे तो बन गए। सितारे बन गए। तो वो गाना सुना, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा गाना है। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा भाई, पापा ने कहा आपने एक प्रॉमिस किया था कुछ कि आप जो मांगोगे दे दोगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे कार चाहिए। हम्म, तो उनकी स्टैंडर्ड हेरल्ड कार थी, उन्होंने चाबी उठा के दे दी कि ये लो तुम गाड़ी ले जाओ। हम्म, तो वो गाड़ी लेके फिर अलीगढ़ आए थे हम्म, पापा। काफी दिनों वो रही अलीगढ़ में। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैं गाड़ी से ही जाता था। सब हम्म, लोगों को मालूम था कि गाड़ी उनकी है। हम्म, इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ी हो जाती थी जाके, तो लोग कहते थे हाँ देखो गाड़ी खड़ी है। तो कहानियां तो बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने
इकबाल कुरैशी के साथ बड़ा अच्छा यस। काम किया। चा इकबाल चा चा। चाचा चा के साथ वो अच्छा था। हम्म। फिर एक दुल्हन एक रात की में भी गाने थे, हम्म। उसमें भी बड़ा अच्छा था। बाकी तो अची वर्मा के साथ तो शर्मीली, छुपा रुस्तम, हम्म। और ये अपना तेरे प्रेम मेरे सपने। नज़ीर, तेरे मेरे सपने, गैमलर, हम्म। सब में ही लिखा, और सारे ही गाने हिट हुए। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। ये देखो भी देखो। बड़ा, देखिए, छोड़ी नहीं मेरा दिल है, बहुत ही अच्छा है। या दिल शायर है, गमाज नगमा है, वो तो गामी, बहुत ही जबरदस्त है वो भी गाना। दुनिया उसमें से डुएट जीते जो है, पर तुझसे हारे यूं के अपना हुआ। यो खेल अपना आंसू हुआ। के धागे से सींचे रहे हम जो जख्म तूने दिए। हाँ, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। वाह वाह वाह। बहुत ही वर्ड जो थे बड़े चुने हुए हम्म। वर्ड थे। हम्म। तो और उसमें जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरी तेरे नाम की, हम्म। या प्रेम पुजारी का वो वाला था, यारों नीलाम करो सुस्ती, हम्म। हमसे उधार ले लो गले रो मस्त। मस्ती। वो सारे गाने अलग अलग रंग के थे। तो फिर जंगल मंगल में भी लिखा था, यस। संडे को प्यार हुआ मंडे का रहा तो वनडे न जाने अब क्या लेकिन हुआ। ऐसे गाना उसको पसंद नहीं आते थे ना लिखने का। ना, ऐसा नहीं, मगर लिखते थे। तो हम्म। उस वक्त क्या था, ये लोग म्यूजिक देते थे। मेरे पास कैसेट्स पड़े हुए हैं, हम्म। उन कैसेट में म्यूजिक उन्होंने दे दिया, म्यूजिक डायरेक्टर ने, कि ये म्यूजिक है, हम्म। अब इसके ऊपर आप वर्ड जो है डालिए। हम्म। लेकिन संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ, वो कन्यादान का है शायद। नहीं नहीं, वो शायद जंगल मंगल का है। हम्म। हम्म। और आप आए यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, ये आज, आजकल कल और आज आज, और कल, हाँ आज और कल। आजकल इसमें उसका है। हम्म। और मेरा नाम जोकर का गाना, ए ए भाई भाई। जरा देख के चलो। हम्म। तो माइलस्टोन है एक तरीके से, जो गाने हैं वो हम्म। अलग ही तरीके के हैं, और इतने। और अब आपकी कविताएं भी सुनानी पड़ेगी आपको। मेरी कविताएं मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखता हूँ, हम्म। थोड़ा बहुत मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ा बहुत है, जैसे, सुख में भागीदार हजारों मिले मुझे, दुख में साथ निभाने वाला नहीं मिला, इन जिंदा इंसानों की बस्ती में जब खोजा तो ये पाया, हिंदू मुस्लिम मुझे हजारों मिले मगर, पर न कोई सच्चा इंसान मिला। हम्म। कोई नहीं जानता किसमें जाने किसकी जीत छुपी है, हम्म। कोई नहीं जानता किसमें जाने किसकी जीत छुपी है, कभी कभी तो खो जाने पर भी सुख होता है पाने का। वाह। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं अतृप्त इच्छाओं का भंडार हूँ, क्या मैं वासनाओं का दलदल हूँ, क्या मैं मोह की तस्वीर हूँ, क्या मैं लोभ की मूर्ति हूँ, नहीं, मैं मानव हूँ, परमात्मा की अनुपम कृति, जो इन सब पर प्राप्त करता है विजय, और कहता है अहम ब्रह्मास्मि। वाह। हम्म। तुम जो भी मुझे दोगे वही लौट के फिर पाओगे, मैं समंदर की तरह कोई चीज नहीं रखता हूं। सब वाह। हम्म। आप खुद के करीब होते हैं जब कोई दूसरा नहीं होता, हम्म। कांपते हाथों को जब सर पे फिरा देती है, सारे दुख दर्द को पल भर में मिटा देती है, माँ के हाथों में न जाने एक ऐसा जादू है, रोते बच्चे को भी पल भर में सुला देती है। वाह। हम्म।
जिंदगी की शाम जब ढलने लगी, बहुत से चेहरे जहन को याद आए। वाह। हम्म। कुछ भी नहीं सीखा हमने पुरानी बातों से, जब भी किया भरोसा, बदले में पाया धोखा। वाह। हम्म। और अपने पिताजी के बारे में कुछ कविताएं नहीं लिखी ने आप? नहीं। वो थोड़ा सा लिखा था, वो था, आज थक कर सो गया वो जागता रहता था, जो हर पल आज ऐसी नींद में सोया है कि अब नहीं जागेगा, किसी के भी जगाए। हम्म। बस ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत लिख लेता, और ज्यादा नहीं लिखा मैंने। और ये बायोग्राफी लिखने के बाद आपको रिस्पांस कैसे आया नीरज जी के प्रति? रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, ठीक हम्म। है। हम्म। और कुछ लिखने का इरादा है इसके बाद? हाँ, सोच तो रहा हूँ, कहानियां मैंने लिखी हैं कुछ, हम्म। और भी कुछ घटनाएं हैं जो मैं लिख सकता हूँ, तो करना है मुझे कुछ। तो अभी बहुत कुछ आपसे पूछने का इरादा है, लेकिन अभी अपना हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म करके जी, फिर हम और बाद में मिलेंगे, और कुछ बिल्कुल, बहुत सी बातें करेंगे। और हमारे बिल्कुल। प्रोग्राम में शामिल हो के समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके।